आज हम बच्चों की परवरिश के विषय पर कुछ बहुत दिलचस्प लेखों पर बात करेंगे। ये किसी एक किताब से नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग किस्सों और लेखों का एक संग्रह है, और इन सब में एक धागा कॉमन है। क्या? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, बल्कि असल जिंदगी के उदाहरणों से समझाते हैं कि बच्चों को एक जिम्मेदार और कामयाब इंसान कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और इन लेखों की खासियत यही है कि ये सिर्फ क्या करना चाहिए ये नहीं बताते, बल्कि क्यों करना चाहिए उसकी गहराई में जाते हैं। सही। इसमें परिवार की बुनियाद से लेकर घर का माहौल कैसा हो, हर पहलू को छुआ गया है। तो हमारा मकसद इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना है जो आज के दौर में भी उतनी प्रासंगिक हैं। तो चलिए फिर इसकी तह में उतरते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो इन स्रोतों में बार बार दोहराई गई है, वो है परिवार का महत्व। परिवार। लेख की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के एक बहुत ही गहरे कथन से होती है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने परिवार के साथ सबसे बेहतर हो। सुनने में बहुत सीधी सादी बात लगती है। हाँ, पर ये एक बहुत बड़ा पैमाना है ना। मतलब आपका असली किरदार वो मंच पर नहीं, घर पर दिखता है। यही इसकी खूबसूरती है। और यहीं से एक और दिलचस्प फर्क सामने आता है जिस पर ये लेख जोर देते हैं। शिक्षा के दो प्रकार। शिक्षा के दो प्रकार। हाँ, एक है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं, जिसका मकसद साफ है, नौकरी पाना, करियर बनाना। बिल्कुल, दुनिया में सेटल होना। लेकिन एक दूसरी और शायद शायद ज्यादा जरूरी शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये वो शिक्षा है जो घर पर मिलती है, जिसका कोई सिलेबस या डिग्री नहीं होती। ठीक, और इसका मकसद नौकरी दिलाना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना है। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, जिसमें अच्छे बुरे की तमीज हो। और ये शिक्षा किसी क्लासरूम में नहीं दी जा सकती। नहीं। ये घर के माहौल से, माता पिता के बर्ताव से मिलती है। यही इंसान का चरित्र बनाती है। और इसी माहौल को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही गई है। लेख कहते हैं कि घर में माफी का माहौल होना चाहिए। माफी का माहौल। हाँ, कि अगर परिवार का कोई सदस्य गलती करे तो उसे फायदा पहुंचाने की नीयत से माफ कर देना चाहिए। ये फायदा पहुंचाने की नीयत वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, मतलब माफी कोई एहसान नहीं है। नहीं, बल्कि सुधार का एक जरिया है। बिल्कुल। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं कि घर में गलतियों पर सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका मिलता है, तो वो अपनी गलतियां छिपाते नहीं हैं। वो ईमानदार बनते हैं। हाँ, उन्हें पता होता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे समझा जाएगा, डांटा नहीं जाएगा। और यही आदत जब समाज में जाती है तो वो एक बेहतर नागरिक बनते हैं। सही बात है। वो दूसरों की छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठते बल्कि आगे बढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है, परिवार की मजबूत बुनियाद और एक सकारात्मक माहौल। लेकिन अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एक जगह कुरान का हवाला देते हुए बच्चों को फितना कहा गया है। फितना? हाँ, जिसका मतलब होता है इम्तिहान या आजमाइश। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, अपनी औलाद को एक आजमाइश कहना। हाँ, ये शब्द पहली बार में बहुत कठोर लगता है। बहुत कठोर। ऐसा लगता है जैसे बच्चे कोई बोझ या समस्या हो। आपका ये सोचना स्वाभाविक है क्योंकि पहली बार में ये शब्द बहुत नकारात्मक लगता है। लेकिन लेख इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा। यहाँ संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है। बात ये नहीं है कि बच्चे अपने आप में कोई समस्या है। असल में इन स्रोतों के मुताबिक ये पूरी दुनिया ही एक परीक्षा हॉल है। दुनिया एक परीक्षा हॉल है। हाँ, और इस हॉल में दौलत, सत्ता, शोहरत और संतान, ये सब उस परीक्षा के सवाल हैं। अच्छा, तो ये चीजें खुद अच्छी या बुरी नहीं है बल्कि एक तरह की कसौटी है। ठीक, यही बात है। असली मुद्दा बच्चा नहीं बल्कि माता पिता का स्वभाव और उनकी प्राथमिकताएं हैं। अगर किसी माँ बाप का ध्यान सिर्फ दुनियावी चीजों पर है, मेरा बच्चा सबसे आगे रहे, सबसे ज्यादा नंबर लाए, सबसे महंगी गाड़ी खरीदे, और अगर उन्होंने ईश्वर या उच्च मूल्यों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तो उनके लिए वही संतान एक फितना बन जाती है, एक ऐसी आजमाइश जिसमें वो अपनी गलत प्राथमिकताओं की वजह से फेल हो जाते हैं। मतलब बच्चा तो फितना पैदा नहीं होता। नहीं, माता पिता का रवैया उसे फितना बना देता है। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो संतान एक आईने की तरह है जिसमें माता पिता अपनी ही शख्सियत और अपनी नीयत देखते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गर्व या घमंड का विषय नहीं। बिल्कुल। और इसी जिम्मेदारी को एक और शब्द से समझाया गया है, अदब हुस्न। अदब हुस्न। हाँ, एक हदीस का जिक्र है कि अपने बच्चों को अच्छे तोहफे दो, और सबसे अच्छा तोहफा है अदब हुस्न, यानी अच्छे संस्कार। अदब हसन का मतलब
आमतौर पर हम अच्छा बर्ताव, प्लीज, थैंक यू बोलना, यही सब समझते हैं। पर मुझे लगता है यहाँ इसका मतलब कुछ और गहरा होगा। बहुत गहरा। यहाँ इसका मतलब सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, इसका असली मतलब है बच्चों को इस तरह से तैयार करना कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अच्छा, उन्हें समाज के लिए एक संपत्ति बनाना, एक एसेट बनाना। बोझ नहीं। बोझ नहीं, लायबिलिटी नहीं। उन्हें इस काबिल बनाना कि वो माता पिता के बाद भी दुनिया में इज्जत और कामयाबी के साथ जी सकें। और ये कैसे होगा? क्योंकि लेख में एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं कि थोड़ी विवादित बात भी कही गई है। क्या? कि बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना, पैम्परिंग करना, उन्हें दिया जाने वाला सबसे बुरा तोहफा है। अब ये बात किसी भी माँ बाप को सुनने में चुभ सकती है। हर कोई अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। हाँ, उसे तकलीफ से बचाना चाहता है। तो फिर लाड़ प्यार सबसे बुरा तोहफा कैसे हो गया? देखिए, यहाँ लाड़ प्यार का मतलब प्यार और देखभाल से नहीं है। इसका मतलब है बच्चे की हर सही गलत जिद पूरी करना और उसे उसकी गलतियों के नतीजों से हमेशा बचा लेना। बिल्कुल। लेख साफ कहते हैं कि बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि अगर तुम गलती करोगे तो उसकी कीमत तुम्हें खुद चुकानी पड़ेगी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सही बात है। अगर बच्चा हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा और माँ बाप उसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। मतलब उन्हें ड्यूटी कॉन्शियस बनाना है, ना कि सिर्फ राइट कॉन्शियस। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सिखाना है कि तुम्हारे कुछ फर्ज भी हैं, सिर्फ अधिकार ही नहीं। अपनी गलती मानना और दूसरों पे इल्जाम न डालना, ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है और इसके लिए सख्ती और नरमी के बीच एक संतुलन चाहिए। संतुलन। हाँ, सिर्फ डांटना या हर वक्त सख्त रहना भी इसका हल नहीं है। और इसी संतुलन को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है। कौन सी? एक पिता थे जो अपने बच्चों के साथ बहुत सख्त थे। मतलब बच्चे उनसे खौफ खाते थे। एक दिन वो अपनी छत पर पहुंचे तो जो मंजर देखा उससे उनके होश उड़ गए। क्या देखा उन्होंने? उनका बेटा पतंग उड़ाते उड़ाते बिजली के खंबे पर चढ़ गया था और बिजली की नंगी तारों में फंस गया था। अरे बाप रे, सोचिए क्या नाजुक स्थिति होगी। एक गलत हरकत और जान जा सकती थी। बिल्कुल। उस पिता की जगह कोई और होता तो शायद चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, मेरा तो दिल ही बैठ जाता। पर उस पिता ने, जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे, अपनी आदत के बिल्कुल खिलाफ काम किया। उन्होंने बहुत ही नर्म और प्यार भरी आवाज में बेटे से कहा। क्या कहा? बेटा, तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो धीरे धीरे नीचे आ जाओ। और उन्होंने बड़े प्यार से समझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। बाद में जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतना शांत और नर्म बर्ताव कैसे किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो परवरिश का सार है। क्या था वो जवाब? उन्होंने कहा, मैं जानता था कि अगर उस नाजुक मौके पर मैं चीखता या डांटता तो वो घबरा जाता और सीधा खंभे से नीचे सड़क पर गिर जाता। क्या बात है! तो गंभीरता का मतलब हर वक्त गुस्से में रहना नहीं है। नहीं, गंभीरता का मतलब है मामले की नजाकत को समझना है और उसके हिसाब से बर्ताव करना। बिल्कुल। उन्होंने उस वक्त अपनी आदत या अपने ईगो को नहीं, बल्कि अपने बेटे की जान को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी आदत का त्याग किया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, त्याग। और यही त्याग का सिद्धांत इन लेखों का एक और अहम हिस्सा है। अच्छा। वो पिता अपनी आदत का त्याग कर रहा था। और इसी से जुड़ी एक और कहानी है दिल्ली की एक फेरी वाली की, जो अपनी ख्वाहिशों का त्याग कर रही थी। हाँ, ये कहानी तो बहुत ही मार्मिक है। लेखक बताते हैं कि वो दिल्ली के अजमेरी गेट से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक फेरी वाली की आवाज सुनी। हाँ। जो अपनी साथी से कह रही थी, अगर मैं 1000 रुपए की साड़ी पहनूंगी तो बच्चों की परवरिश नहीं कर पाऊंगी। उसकी साथी ने शायद उसकी साधारण सी साड़ी पर कोई ताना कसा होगा। हाँ, शायद। और उसके जवाब में उस औरत ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा बता दिया। क्या? कि हाँ, मैं भी अच्छी साड़ी खरीद सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी परवरिश पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। उसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थी। बिल्कुल। उसके लिए अच्छी साड़ी पहनकर समाज में अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। और यही त्याग का सिद्धांत है। जी। जिंदगी में ज्यादा जरूरी चीजों को हासिल करने के लिए कम जरूरी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ये नियम तो सब पर लागू होता है, अमीर और गरीब। सब पर। गरीब को शायद अपनी जरूरतें कम करनी पड़े और अमीर को अपने शौक या ऐशो आराम, लेकिन चुनाव तो सबको करना पड़ता है। लेकिन लेख में यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि लोग इस सिद्धांत को अपने घर और बच्चों के मामले में तो खूब समझते हैं और लागू भी करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही मामला धर्म या समाज का आता है, वो इसी सिद्धांत को भूल जाते हैं।
वहाँ वो कम जरूरी चीजों के पीछे भागते हैं और ज्यादा जरूरी उसूलों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो एक तरह का विरोधाभास हुआ। हाँ, और ये इसलिए होता है क्योंकि घर के मामले में नतीजा सीधा और तुरंत दिखता है। बच्चे का भविष्य दांव पर लगा होता है। सही। लेकिन बड़े मामलों में नतीजा दूर का लगता है, इसलिए लोग अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। तो अब तक हमने परिवार की बुनियाद, बच्चों को एक जिम्मेदारी समझने, सख्ती और नरमी में संतुलन और त्याग के सिद्धांत पर बात की। लेकिन ये सारी चीजें हवा में तो नहीं हो सकती। नहीं। इन सब के लिए एक माहौल चाहिए, और इस माहौल की ताकत क्या होती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण लेख के आखिर में दिया गया है। हाँ, ये दिल्ली के कॉलेज प्रोफेसर का निजी अनुभव है। वो एक इंटर कॉलेज भाषण प्रतियोगिता में जज बनकर गए थे। प्रतियोगिता अंग्रेजी में थी और जज के तौर पर उनका ध्यान कंटेंट से ज्यादा भाषण की डिलीवरी यानी बोलने के अंदाज पर था। और उस प्रतियोगिता को एक लड़की ने जीता जो डॉक्टर R.K. मर्चेंट की बेटी थी। उसकी डिलीवरी बाकी सबसे कहीं बेहतर थी। तो प्रोफेसर ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए कि भाई इस कामयाबी का राज क्या है। हाँ, स्वाभाविक है। तो उन्होंने डॉक्टर मर्चेंट से मिलने का समय लिया। जब वो उनसे मिले तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर मर्चेंट खुद उच्च शिक्षा प्राप्त थे और उनके घर में टीवी नहीं था। टीवी नहीं था? नहीं, वो खबरें रेडियो पर सुनते थे। प्रोफेसर की उत्सुकता और बढ़ गई और वो एक दिन उनके घर पहुंच गए। और वहां उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। क्या देखा? घर बहुत सादा था, कोई फालतू का दिखावा नहीं। उनकी दोनों बेटियां चुपचाप अपने पढ़ने लिखने में लगी हुई थी। घर में एक शांत और बौद्धिक माहौल था। और सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर ने नोट की, डॉक्टर मर्चेंट के पास अपनी कार थी, लेकिन उनकी बेटियां हमेशा पब्लिक बस से स्कूल जाती थी। अच्छा। घर में जिसे हम टीवी संस्कृति कहते हैं, उसका नामो निशान तक नहीं था। वो उसूलों वाली अनुशासित जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को लेक्चर नहीं दिए, बल्कि खुद एक मिसाल बनकर दिखाया। और यहीं आकर इन सभी लेखों का निचोड़ सामने आता है। क्या है वो? आज के दौर में माता पिता अपनी औलाद से शिकायत करते हैं कि वो पढ़ते नहीं, बात नहीं सुनते, फोन में लगे रहते हैं। हाँ, ये तो आम शिकायत है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल में उन्हें खुद से शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने घर में माहौल कैसा बनाया है, वो खुद कितना पढ़ते हैं, वो खुद कितना वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं। वो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने को ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। और फिर जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो सारा दोष उन पर डाल देते हैं। बिल्कुल, जबकि इस बिगाड़ की नींव तो खुद माता पिता नहीं रखी थी। माहौल देना माता पिता का काम है। और अगर माहौल सही होगा तो बच्चे भी सही रास्ते पर चलेंगे। हाँ, जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं बल्कि माता पिता पर है। तो इन सभी बातों का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सारी कहानियों और सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि बच्चों की अच्छी परवरिश का सार कुछ बुनियादी उसूलों में छिपा है। ये एक फलसफा है जो परिवार को मजबूत बनाने से शुरू होता है, बच्चों को एक इम्तिहान और एक जिम्मेदारी समझता है, जरूरत पड़ने पर अपनी ख्वाहिशों के त्याग की मांग करता है, और सबसे बढ़कर ये उस अनुशासित और सकारात्मक माहौल में फलता फूलता है जिसे माता पिता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बनाते हैं। बिल्कुल, इन लेखों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बच्चों का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें कितने महंगे खिलौने दिए गए, नहीं, बल्कि इस बात पर करता है कि माता पिता खुद कैसी जिंदगी जीते हैं। असली जिम्मेदारी बच्चों को सुधारने की नहीं, खुद को एक मिसाल बनाने की है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम हमेशा बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि शायद शुरुआत खुद से करनी होती है। हम बिगड़ने का एक बड़ा कारण बताया गया है। जाहिर है ये लेख उस समय के हैं जब टीवी मनोरंजन का मुख्य स्रोत था। सही। तो आज की डिजिटल दुनिया में जहां टीवी संस्कृति की जगह अनगिनत स्क्रीन्स, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ने ले ली है, एक सकारात्मक और अनुशासित माहौल बनाने के लिए आज के माता पिता को किन नई चीजों का त्याग करना